दोस्तों यह है हमारे सौरमंडल का सबसे पास का प्लैनेट जो कि है मर्क्यूरी, और यह है हमारे सौरमंडल का यानी कि सन से सबसे दूर का प्लैनेट जो कि है नेपच्यून। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं मर्क्यूरी की स्पीड है m और नेपच्यून की स्पीड है n। तो अब हम क्या करते हैं कि हम n की स्पीड यानी कि नेपच्यून की स्पीड को मर्क्यूरी की स्पीड से ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि n इज ग्रेटर देन m। अब ना सिर्फ हम स्पीड ज़्यादा करेंगे बल्कि हम कुछ ऐसा यहाँ पे कर देंगे जिससे कि नेपच्यून का ऑर्बिटल पीरियड मर्क्यूरी से भी कम हो। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी का एक ऑर्बिटल पीरियड होता है 88 डेज का, तो हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि नेपच्यून सिर्फ और सिर्फ 80 दिन में ही सन का एक चक्कर लगा ले। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केपलर का थर्ड लॉ हमें ऐसा अलाउ करता ही नहीं है, क्योंकि केपलर के थर्ड लॉ में यह कहा जाता है कि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और अगर हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस जरूर कम होगी, लेकिन दोस्तों वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो टाइम ऑटोमेटिक घट जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो ऐसे में यहाँ पे ग्रेविटी भी आती है, और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि जितना हम दूर जाएंगे उस सेंटर से तो उस सेंटर की ग्रेविटी उतनी ही कम होती जाएगी। ऐसे में ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें रियल वर्ल्ड की तो ऐसा ऑब्जर्व किया जा चुका है। साइंटिस्ट फिलिप सुजुकी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है। यह कहानी है 1930 की, जब एक बार वे यूं ही गैलेक्सी की तरफ देख रहे थे, आई मीन टेलीस्कोप से वह स्टार्स की कैलकुलेशन कर रहे थे कि कौन सा स्टार अपने गैलेक्टिक सेंटर से कितना दूर है और उसे पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता है। ऐसे में हम मान लेते हैं कि हमारे मिल्की वे के सेंटर यानी कि सजिटेरियस ए स्टार के सबसे पास का स्टार है ए, और वैसे ही सबसे दूर का स्टार यानी कि मिल्की वे के बॉर्डर पे जो स्टार है वह है बी। तो उन्होंने क्या देखा कि बी की जो स्पीड है वह करीब करीब ए के स्पीड के इक्वल थी, और जबकि फर्क जमीन आसमान का होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर भी केपलर्स लॉ एक्टिव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे कि हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाए, मतलब फिलिप सुजुकी ऐसा कर नहीं पाए। तो उन्होंने एक नया नाम दिया जो कि था डार्क मैटर। और दोस्तों यहाँ से खोज होती है डार्क मैटर की, लेकिन लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसी कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती जो कि दिखती ना हो। लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अभी अभी कई सारी जनरल रिलेटिविटी के नए नए प्रेडिक्शंस को देखा था, जैसे कि वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, कॉन्स्टेलेशंस और भी बहुत कुछ है। लेकिन यही बात फिर 27 साल बाद यानी कि 1957 में वापस देखने को मिलता है, और इस तरीके से फिर से एक बार डार्क मैटर की खोज होती है। और रही बात डार्क एनर्जी की, तो उसकी भी खोज एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले कर डाली थी, जब उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉर्मुलेट किया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक कांस्टेंट लैम्डा को डाला था, और उनकी यह गलती शायद एक नई सोच बन गई। अब आइए देखते हैं वह कैसे। फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपनी इस कहानी की दुनिया से बाहर आते हैं, और हम उन सभी बातों को रिलेट करते हैं अपनी इस असली दुनिया में, अपने इस ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से केपलर के थर्ड लॉ को वायलेट करने की बात कही थी, लेकिन हमारे इस बाहर यानी हमारे इस गैलेक्सी में ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर से सबसे दूर का स्टार मान लीजिए वो ए है, और गैलेक्सी के सेंटर से सबसे पास का स्टार मान लीजिए वो बी है। तो ए की वेलोसिटी कभी भी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है कि ए की जो वेलोसिटी है वो बी की वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है, या फिर ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से बड़ी भी हो सकती है, बहुत ही कम अंतर के साथ। तो फ्रेंड्स यह सब क्या है? क्या यह ग्रेविटी है या फिर यह कुछ और ही है? यह कहानी है 1930 की, जब एक बार जाने माने फिजिसिस्ट फिलिप सुजुकी ऐसे ही आसमान में निहार रहे थे, तो उन्होंने भी यही चीज़ ऑब्जर्व की थी, और तब उन्होंने इसका नाम दिया था डार्क मैटर, जो कि ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वह किसी के भी साथ इंटरेक्ट नहीं करता। लेकिन लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, या तो आपके रिसर्च में कोई गड़बड़ी हुई होगी या फिर आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि उस समय जनरल रिलेटिविटी के कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स थे जैसे कि ब्लैक होल्स और वर्म होल्स, जिन पर रिसर्च चल रहे थे। इतनी अजीबोगरीब चीज़ों पर रिसर्च होने के बाद भी इन लोगों ने इस पर बिलीव नहीं किया। आज से 20 साल बाद, मतलब वहाँ से 20 साल बाद एक फीमेल साइंटिस्ट ने भी सेम फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका था, जो था गैलेक्सी और क्लस्टर का। मतलब किसी भी क्लस्टर से एकदम दूर की गैलेक्सी की वही वेलोसिटी थी जो कि किसी भी क्लस्टर के एकदम पास वाली गैलेक्सी की थी। और तब जाके लोगों ने यह मानना शुरू किया कि शायद कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो कि केपलर के थर्ड लॉ को वायलेट कर रहा है, और बाद में इनका नाम दिया गया डार्क मैटर। आपको मैं डार्क मैटर के बारे में बता दूं कि एक ऐसा मैटर जो कि दिखता नहीं है। डार्क मतलब यहाँ पे काला या अंधेरा नहीं है, डार्क मतलब होते हुए भी ना होना। तो एक ऐसा मैटर जो कि होते हुए भी नहीं दिख रहा है, उसे हम लोगों ने डार्क मैटर दिया है, उसको हम लोगों ने डार्क मैटर का नाम दिया है। लेकिन
मैटर का काम होता है ग्रेविटी को प्रोड्यूस करना। तो ये जो डार्क मैटर है यानी कि ये ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यही वजह है कि एकदम दूर की चीज़ों पर भी ग्रेविटी का उतना ही असर पड़ रहा है जितना कि एकदम पास की चीज़ों पर पड़ रहा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ज़रूरी नहीं कि जो दूर के स्टार्स है यानी हमारी गैलेक्सी के सेंटर से जो दूर के स्टार्स है उन पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ना कि कोई डार्क मैटर का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे मिल्की वे में इतने ज़्यादा स्टार्स नहीं है कि इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस हो पाए जिसमें कोई रेजिस्टेंस नाम की चीज़ ही ना हो। अगर ऐसा होता तो हमें नंबर ऑफ स्टार्स को और ज़्यादा बढ़ाना होता। चलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी 1915 की, जब जाने माने साइंटिस्ट ने एक बार आइंस्टाइन को कंप्यूटर के एक्सपर्ट के लिए एक्टिविटी दिया था। लेकिन टॉपिक यह नहीं है कि उन्होंने क्या दिया था, टॉपिक यह है, पॉइंट यह है कि उन्होंने उस थियरी में क्या किया था। दरअसल उस समय सभी लोगों का यही मानना था कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है, या ना तो बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, या जैसा भी है इसका रेडियस स्टैटिक है। तो आइंस्टाइन की थियरी जनरल रिलेटिविटी या प्रेडिक्ट कर रही थी कि यह यूनिवर्स स्टैटिक हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जिसे हम लोग कहते हैं लैम्डा। इसके तहत यूनिवर्स स्टैटिक है। ठीक इसके 15 साल बाद यानी कि 1929 में जाने माने एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन किया। और आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने क्या किया था। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ और नहीं, बस इतनी सी बात बताई थी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। और बस इतनी सी बात ने आइंस्टीन की थियरी की एक पोस्टुलेट को गलत साबित कर दिया। और यह गलती उन्होंने इतनी बड़ी कर दी थी कि जिसकी वजह से उन्हें दूसरी बार नोबेल प्राइज मिलते मिलते रह गया। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। दरअसल जिस कांस्टेंट से आइंस्टीन इस यूनिवर्स को स्टैटिक प्रूफ करना चाहते थे, असल में यह कांस्टेंट खुद ही यह बतला रहा था कि यूनिवर्स तो लाइट के स्पीड से भी कहीं ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। सब कुछ इसी कांस्टेंट ने हमें बता दिया। मतलब जो गलती आइंस्टीन ने किसी और तरीके से की थी वह हमें कुछ और ही बता रहा था। यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना था, लेकिन प्रूफ यह हुआ कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है। और बाद में इसका नाम पड़ा डार्क एनर्जी। मैं यहाँ पे माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन के कांस्टेंट के द्वारा की गई प्रिडिक्शन की, जिसको हम लोगों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया। और आइंस्टाइन इससे एक बार फिर से सही हो गए और हमें मिला एक नई अजीबोगरीब फोर्स जिससे हम लोग कहते हैं अभी के लिए अनडिफाइंड। और वो क्या है? वह है डार्क एनर्जी। हमारे इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में 70% ऑफ द हिस्सा सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जी से कवर है। तो फ्रेंड्स, जिस दुनिया को हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, ये सब कुछ आते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स का पार्ट जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे तरीके से फॉलो होता है। आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी यह है कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वह या तो लाइट को एमिट करेंगे, या तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पूरे यूनिवर्स का 5% है। मतलब इस 5% में ही आप यह सब कुछ देख पा रहे हैं। बाकी का बचा हुआ 95% डार्क एनर्जी, डार्क मैटर से कवर है। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या डिफरेंस है, आखिर क्यों इन दोनों को अलग अलग किया गया है। चलिए अब हम इसका भी आंसर ढूंढते हैं। वैसे शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले जरूर बताया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। डार्क का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे हम लोग नहीं देख सकते। यहाँ पर डार्क का मतलब अंधेरा नहीं है। यहाँ पर डार्क मीन्स एक ऐसी चीज जिसे आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि वह लाइट की किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, या फिर वह लाइट को एमिट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे मुझे देखना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे दो और नाम आते हैं, वह है मैटर और एनर्जी। वैसे मैटर क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके पास मैस हो और वह स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। वहीं एनर्जी इसके अपोजिट है। लेकिन अगर आप ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज है जो कि इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर बनना चाहती है। मतलब पूरे यूनिवर्स का वह चाहती है कि वह उसका सेंटर रहे। यही वजह है कि वह अपने मास के अकॉर्डिंग जितना हो पाए उतना स्पेस टाइम को कर्व करता है। वहीं एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ और नहीं है, बल्कि यह पूरे यूनिवर्स में फैल जाना चाहती है। इसीलिए लाइट कभी भी नहीं रुकती, एनर्जीज कैन नेवर स्टॉप। और मैटर की बात मैंने को पहले बता दी। तो ऐसे में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कहीं ना कहीं ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि वह इस यूनिवर्स का सेंटर बनना चाहता है। और वहीं बात करें डार्क एनर्जी की तो वह इस यूनिवर्स में फैलना चाहती है, और मे बी वह इतने ज़्यादा अमाउंट में है कि वह इस यूनिवर्स को ही फैला देती है।
तो फ्रेंड्स यही है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर और अपने इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे बड़ा डिफरेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि डार्क मैटर एक मैटर है, इसका मतलब कि इसके पास भी ग्रेविटी है और हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स खुद ही एक मैटर है, तो इसके पास भी कोई ना कोई ग्रेविटी जरूर होगी। एज वी ऑल नो सन के पास ग्रेविटी है, अर्थ के पास ग्रेविटी है और वो सभी हेवनली बॉडीज जिसे हम सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर किसी के पास ग्रेविटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और डार्क मैटर को जोड़ देते हैं तो हमारे यूनिवर्स का 30% ऑफ द हिस्सा ग्रेविटी से कवर है, क्योंकि 5% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऑक्यूपाई करता है, बाकी का 25% हमारा डार्क मैटर ऑक्यूपाई करता है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर यह आके रुक जाती है कि हमारा अपना ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा डार्क एनर्जी 70% ऑफ द हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वह चीज होती है जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाना चाहती है। मतलब यहाँ पर एनर्जी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है जिससे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। और अगर ऐसे देखा जाए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स प्लस डार्क मैटर, ये दोनों का सम डार्क एनर्जी के आधे पर भी नहीं है और इसीलिए यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कोई भी फोर्स चैलेंज नहीं कर सकती। तो दोस्तों यह सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।